हेलो, मैं उपेंद्र आप सभी का ग्लोरियस कोचिंग सेंटर विद उपेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। देखिए, बायोलॉजी जीव विज्ञान के पिता, क्या जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, अर्थात जीव विज्ञान की खोज के कौन वैज्ञानिक किए थे? अरस्तु जी ने किए थे। अब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान दो प्रकार के, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट रहे हैं? पहले दो भाग में। पहला जीलॉजी। क्या चीज़? जीलॉजी। जीलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। फिर बॉटनी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान दो प्रकार के, जीलॉजी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इस सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। किसके में? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान में सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल मीन्स कोशिका। सेल के बारे में पढ़ना है। सेल, कोशिका। देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसकी? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह जो किए थे मरी हुई कोशिका की खोज। किस? मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। और इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जो जीवित कोशिका का खोज किए। किसका? जीवित कोशिका की खोज किए। उनका नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए, हुक याद रखिए, हुक। सबसे पहले कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किए थे। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए, हुक। तो देखिए, डॉक्टर सब क्या करते हैं? किसी भी छोटी कान में खूंटी वोटी पड़ जाती है, उसको निकालने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हुक का प्रयोग करते हैं। इससे याद रखेंगे कि कोशिका बहुत छोटी इकाई होती है और इसकी खोज हुक ने किया था। हुक। और इसके बाद जीवित कोशिका का खोज हॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक दिए थे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। और इन्होंने कहा था कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या कहे स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक कि कोशिका पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक बात समझिए कि हमारा शरीर बना कैसे है। देखिए, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? नींव बनाते हैं। नींव बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं। ईंट के साथ सीमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीमेंट। इसके बाद दीवार का निर्माण होता है और दीवार के बाद घर का निर्माण होता है। दीवार के बाद घर का। इसी तरह से सबसे पहले कोशिका आती है। कौन? कोशिका। इसके बाद कोशिकाओं के छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने के बाद उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक। उत्तक के बाद कोशिका के बाद
उत्तक, और उत्तक के बाद क्या बनता है? अंग। उत्तक, छोटे छोटे उत्तकों से मिलके क्या बनता है? अंग। अंगों के मिलने से क्या बन जाता है? पूरा एक शरीर, मानव शरीर। मतलब सबसे पहले कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलने के बाद उत्तक बनता है, उत्तकों के मिलने से अंग बनता है, और अंग के मिलने से शरीर, पूरा बॉडी बन जाता है। इसके बाद चलते हैं सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु। बायोलॉजी दो प्रकार के, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में सबसे पहले कोशिका पढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। फिर कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तकों के मिलने से अंग बनता है, अंगों के मिलने से पूरा शरीर बन जाता है। अब आगे चलेंगे, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है मानव शरीर में और पूरे संसार में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका विश्व में शुतुरमुर्ग का अंडा है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, यह सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और संसार में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म, इंग्लिश हिंदी दोनों का ही नाम है, माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। अब चलते हैं अपने शरीर में, मतलब कि मानव शरीर में। मानव शरीर में ध्यान दें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अंडाणु किस में पाया जाता है? फीमेल में। किस में पाया जाता है? फीमेल में। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, और अंडाणु किस में पाया जाता है? फीमेल में। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, जिसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। और शुक्राणु किन में होता है? मेल में। किन में होता है? मेल, अर्थात पुरुष में। तो अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, जो फीमेल में होता है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु, जो मेल में होता है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होता है। किस में? ब्रेन में होता है। ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होता है। ब्रेन की कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन से सब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की कोशिका होती है, दिमाग की कोशिका होती है। आगे चलते हैं हम कोशिका विभाजन में। किसमें? कोशिका विभाजन, कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है, देखिए। कोशिका विभाजन, क्या? कोशिका विभाजन, इसी को कहते हैं कोशिका पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब कोशिका जब मर जाती हैं तो उनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, कोशिका विभाजन सबसे अधिक किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। सबसे अधिक, क्या? सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर।
जिसको कहते हैं यकृत। सब पुनः कोशिका विभाजन सबसे अधिक लीवर में होता है और सबसे कम न्यूरॉन सेल, सबसे कम न्यूरॉन सेल ब्रेन में होता है। किस में होता है? ब्रेन में। इसलिए किसी को ब्रेन पर मार देंगे ना तो वो बड़ी जल्दी मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो जल्दी कोशिका विभाजन करती ही नहीं है, जल्दी कोशिका विभाजन नहीं करती, इसलिए ब्रेन में जो कोशिका मरती हैं जल्दी बनती नहीं है। इसलिए सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है? ब्रेन में, दिमाग में। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अब चलते हैं, कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे पाए जाते हैं अंग। कोशिकाओं में छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, कोशिका विभाजन में देखिए एक कोशिका बना रहे हैं, एक कोशिका, ध्यान दीजिएगा। यह एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इसको नाम दे दिए कोशिका एक। कोशिका हालांकि बहुत छोट होता है, लेकिन समझाने के लिए बड़ा बनाए हैं। कोशिका देखिए, यह जो है, यह लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। और इसके बाद मानव शरीर में यह नहीं पाया जाता। मानव शरीर में जो यह बना रहे हैं यह नहीं पाया जाता। मानव शरीर में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। और ये जो ब्लैक कलर का है लाइन, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मानव शरीर में नहीं पाया जाता। केवल क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तब मानव शरीर में कहेगा कि मानव शरीर में क्या अनुपस्थित रहता है? तो कोशिका भित्ति। और कि मानव शरीर में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। पौधों पाया जाता है। जैसे देखिए, नीम का पेड़, उस पर एक छाल लगा होता है। क्या लगा होता है? छाल। उसको उकाचेंगे ना तो बड़ी बढ़िया से उगेगा। वही होता है कोशिका भित्ति, जिनको पेड़ को कोशिका भित्ति उनकी सुरक्षा करती है। कोई भी मारेगा तो पहले किस पर चोट लगेगी? कोशिका भित्ति पर। अब चलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे अंग होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनको थोड़ा रब कर दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा गृह, बॉडी का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। इसकी पावर हाउस, यह है ऊर्जा गृह। क्या है? ऊर्जा गृह। इसका काम है बॉडी में ऊर्जा को बनाना। किसको बनाना? ऊर्जा को बनाना। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जब हम शोषण करते हैं, क्या करते हैं? जब हम शोषण करते हैं तो आंतरिक शोषण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक शोषण कौन सा? आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ा तो बाह्य क्या कहते हैं? बाह्य शोषण करता है। इस फेफड़ा केवल एक टंकी की तरह है। फेफड़ा क्या है? एक टंकी की तरह जो बाहर से हवा को खींचकर स्टोर किया रहता है और वहाँ से ब्लड के रास्ते, ब्लड के साथ मिलकर वह पूरे शरीर में फैलता है और जा के सबको देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, इधर आते साइड से सेंट्रोसोम ले लो, वेकियोस ले लो, सबको बांट देता है जाकर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आंतरिक शोषण।
अब देखिए आंतरिक शोषण करेगा तो यह O2 लेगा, क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और जब ऑक्सीजन लेता है तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है, क्या चलती है, क्रेब्स, क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है इसके बाद क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के बाद इसमें 38 ATP बनते हैं, क्या बनते हैं, 38 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया जब ऑक्सीजन लेगा तो उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है और इसके बाद 38 ATP बनता है, और 38 ATP एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ध्यान से समझिए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जागृह कहते हैं, इसका काम है बॉडी में ऊर्जा को बनाना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आंतरिक शोषण करता है। आंतरिक शोषण करता कैसे है, यह ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है तो क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल के बाद यह 38 ATP बनाता है, और 38 ATP के फलस्वरूप एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी सहायता से हम अपना कुल काम सब काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक ग्लूकोज। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपरी दीवार को कहते हैं क्रिस्टी, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। आगे चलते हैं अब। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब एक बात बताइए कि जब ऊर्जा बन गया, क्या हो गया, जब ऊर्जा बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, तो उसको पूरे शरीर में फैलाने के लिए तो कोई अंग चाहिए, पूरे शरीर में फैलाने के लिए क्या चाहिए, कोई अंग चाहिए। वो काम करता है सेंट्रोसोम। क्या करता है, सॉरी सेंट्रोसोम नहीं, कौन करता है, गोल्जी बॉडी। क्या करता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम क्या है समझिए। गोल्जी काय क्या करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा को फैला देता है, क्या करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाता है, सबको ले जा कर दे देता है, सबको काम करने के लिए। सेंट्रोसोम गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ऊर्जा परिवहन करना, क्या कहते हैं, ऊर्जा परिवहन करने वाला। ऊर्जा परिवहन मतलब कि ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाता है। गोल्जी काय क्या करता है, ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, क्या कहते हैं, ऊर्जा को स्थानांतरण करता है। इसके बाद आता है वेक्यूस। वेक्यूस इसको कहते हैं रसधानी, क्या कहते हैं, रसधानी। अब एक बात बताइए कि जब हम पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी को पूरे शरीर में फैलाने के लिए कोई चाहिए, और वो है वेक्यूस, रसधानी। इसका काम है पूरे शरीर में पानी का परिवहन करना, क्या करना, पानी का परिवहन करना, पानी का परिवहन करना। रसधानी का काम है कि क्या करे, वो पूरे शरीर में पानी को फैलाए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर क्या करे, पानी को फैलाए। अब आगे आते हैं सेंट्रोसोम पर। किस पर, सेंट्रोसोम। यहाँ देखिए सेंट्रोसोम, क्या नाम है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका का विभाजन करना, क्या करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, कोशिकाओं का विभाजन करना। जैसे मान लीजिए कोई क्या करता है, आपको खूब होमच के मार दिया कहीं पर, क्या कर दिया, खूब होमच के आँखिए पर मार दिया, तो बताइए आँख को देखते हैं ना, काला वाला हो जाता है कि नहीं, तो काला हो जाता है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोशिकाएं मर गई हैं, क्या हो गई हैं, कोशिकाएं मर गई हैं। तो इस सेंट्रोसोम क्या करता है, वहाँ पर जाकर जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उसको तो हटाने का काम दूसरा कोई करता है, लेकिन नई कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। जाके वहाँ पर धीरे धीरे कोशिकाओं को बनाता है, जिससे फिर वो घाव धीरे धीरे क्या होता है, ठीक होने लगता है। तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिकाओं का विभाजन करना। मतलब जहाँ की कोशिका मर गई वहाँ पर जाके कोशिका बना दे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए मर गया, तो कोशिका विभाजन क्या करेगा, सेंट्रोसोम जाके एक नया माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत बना देगा। यह सेंट्रोसोम का कार्य है। इसके बाद आता है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ER, इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 बार बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसका कार्य क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका देखिए यह इस तरह मान लीजिए यह है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें 2 भाग होता है। ER में क्या होता है, 2 भाग। मान लीजिए यहाँ से बांट दिए 2 भाग। इसमें का एक भाग मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम। एक भाग रफ होता है, खुरदरा। कैसा होता है, खुरदरा। तो यह मुलायम भाग क्या करता है, ER के 2 भाग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग। पहला भाग वसा बनाता है। क्या बनाता है, वसा, जिसको फैट, चर्बी क्या कहते हैं, चर्बी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुलायम भाग जो होता है, कोमल भाग, वसा या फैट जिसको चर्बी बोलते हैं, वसा का निर्माण करता है। और ये जो खुरदरा भाग है इसमें जगह जगह पे इस प्रकार से होते हैं, जैसे खुरदरा भाग। ये सब क्या हैं, देखिए यह क्या करता है, जो यह छोटे छोटे हैं बिंदु की तरह, ये सब राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा भाग जो खुरदरा है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ER का एक और काम है, इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं का कंकाल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। किसका कंकाल, कोशिका का कंकाल। तो एक बात बताइए, कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र शरीर की रक्षा करता है। तो कोशिकाओं की सुरक्षा कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिकाओं की सुरक्षा कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बार फिर समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा को फैलाने के लिए पूरे शरीर में कोई ना कोई अंग चाहिए, वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी क्या करता है कि ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला देता है। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। जब पानी पीते हैं तो वैक्यूल्स क्या करता है कि रसधानी पानी को पूरे शरीर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर यह पानी को क्या करेगा, फैला देगा। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका का विभाजन करना। जहाँ पर कोशिका मर गई वहाँ पर जाके नई कोशिका का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। इसके बाद आता है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका काम है कोशिका का कंकाल कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। और ER जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोशिकाओं की सुरक्षा कौन करता है, तो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। अब कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, इसमें ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग। पहला भाग मुलायम होता है तो दूसरा भाग रफ टाइप होता है, खुरदरा। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का पहला भाग जो मुलायम है, मुलायम भाग वसा फैट का निर्माण करता है। और दूसरा भाग जो बिंदु बिंदु है सब राइबोसोम है। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो दूसरा भाग जो खुरदरा है वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। आगे चलते हैं हम राइबोसोम पर। किस पर, राइबोसोम। राइबोसोम समझिए, यहाँ पर राइबोसोम यह क्या करता है, देखिए राइबोसोम। इससे पहले अभी बताएं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये केवल प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम का मुख्य कार्य है क्या करना, प्रोटीन को बनाना, पूरे शरीर में प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन क्या करता है, देखिए प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर वृद्धि में सहायक होता है। शरीर बॉडी वृद्धि में सहायक, इसलिए छोटे बच्चों में प्रोटीन बहुत अधिक मिलता है। और जिसमें प्रोटीन की कमी होगी वो बच्चे क्या हो जाएंगे, नाटे हो जाएंगे, ठेमरा जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे नहीं। और घर के लोग कहेंगे कि लड़का बढ़ा ही नहीं, नाटुर हो गया। इसका मतलब उनमें प्रोटीन की कमी होती है। और जिनमें प्रोटीन अधिक होगा उनका शरीर बहुत वृद्धि करेगा। इसके बाद आता है प्रोटीन। समझिए हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल होते हैं। कितने, 20 एमिनो अम्ल। पूरे बॉडी में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो
10 + 10 के रूप में रहता है। किस रूप में? 10 + 10। तो एक बात समझिए कि 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है, तो इसमें 10 + 10 का अर्थ क्या है समझिए। 10 जो होता है पहले से हमारे शरीर में रहता है, क्या रहता है? पहले से शरीर में उपस्थित रहता है 10 एमिनो अम्ल। और 10 क्या करना रहता है? भोजन के साथ खाना रहता है, भोजन के साथ खाना रहता है। मतलब जो 10 अमीनो अम्ल हैं वह पहले से क्या है? हमारे शरीर में है, और 10 हमको भोजन के साथ खाना रहता है। और भोजन के साथ खाएंगे जब 10 10 20 अमीनो अम्ल बनता है, इसके फलस्वरूप एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले 20 एमिनो अम्ल रहना चाहिए। 20 में 10 जो है हमारे शरीर में पहले से होता है, और 10 खाने के साथ लेना रहता है, और 10 + 10 20 एमिनो अम्ल मिलके क्या करते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का एक और कार्य देखिए, प्रोटीन घाव भरने में सहायक होता है। क्या भरने में? घाव भरने में सहायक। क्या भरने में? घाव भरने में सहायक। प्रोटीन का कार्य शरीर में वृद्धि करना। प्रोटीन क्या करता है? घाव भरने में सहायक होता है। जैसे किसी चीज़ से हाथ कट गया, क्या हो गया? हाथ कट गया तो देखते हैं कुछ दिन के बाद वहाँ गड्ढा इससे धीरे धीरे भरने लगता है। किसके अधिकता से होता है? प्रोटीन जब अधिक रहेगा तो घाव बहुत जल्दी भरेगा, प्रोटीन कम रहेगा तो घाव जल्दी भरेगा नहीं। तो प्रोटीन क्या करता है? घाव भरने में सहायक होता है। प्रोटीन बॉडी को मेंटेन करता है। प्रोटीन का एक और क्या क्या है? बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी को क्या करना? मेंटेन करना। बॉडी को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके बाद एक सबसे अच्छा बात जो है देखिए, बूढ़ों में समझिए, बॉडी का 3 काम क्या हुआ? शरीर में वृद्धि करना, फिर घाव भरने में सहायक, बॉडी को मेंटेन करना। इसके बाद समझिए, जब कोई क्या करता है? व्रत रखता है। क्या रखता है? कोई व्रत रखता है, कोई व्रत जब रखता है तो देखते हो खाना वाना सब नहीं खाते हैं, खाना वाना खाना नहीं रहता है व्रत में। तो ये बताइए कि प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाएगा ही नहीं, जब खाना नहीं खाए तो एनर्जी कहाँ से बनेगा? एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उसमें क्या करते हैं? क्रेब्स साइकिल चलना चाहिए और ग्लूकोज बनना चाहिए। अब जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक ग्लूकोज बनेगा नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। तब देखिए उस स्थिति में जब कोई खाना नहीं खाता है बीमार की अवस्था में, उनको एनर्जी मिलता है, लेकिन कहाँ से? प्रोटीन से। किससे मिलता है? प्रोटीन से एनर्जी मिलता है, प्रोटीन से। इसको कहते हैं आपातकालीन ऊर्जा का स्रोत, आपातकालीन, या इसको इंग्लिश में बैकअप एनर्जी सोर्स, बैकअप एनर्जी सोर्स। क्या कहते हैं? बैकअप एनर्जी सोर्स। प्रोटीन सबसे अंत में, जब कोई ऊर्जा नहीं दे तो प्रोटीन ऊर्जा देता है। कौन ऊर्जा देता है? प्रोटीन ऊर्जा देता है। लास्ट में कह सकते हैं कि लास्ट में एनर्जी देता है कौन? प्रोटीन, बैकअप एनर्जी सोर्स। जब कहीं से भी ऊर्जा न मिले, क्योंकि बूढ़ों में ये सब काम हम ज़्यादा नहीं करते हैं बढ़िया से। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी का, जब प्रोटीन नहीं बना, जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो भेजेगा कहाँ से शरीर में? तो देखते हैं बूढ़े सब आराम से चलते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी बनता ही नहीं है। और लास्ट में उनको एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन देता है, जिसको बैकअप एनर्जी सोर्स या आपातकालीन सोर्स कहते हैं। एनर्जी देता है। अब देखिए प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के? 2। राइबोसोम 2 प्रकार के, तो प्रोटीन भी आएंगे। राइबोसोम 2 प्रकार के, एक होता है 70S, एक होता है 80S। राइबोसोम 2 प्रकार के, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीवों में 70S प्रोटीन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। 80S यूकैरियोटिक में। 80S किस में मिलता है? 80S प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, जिसे कहते हैं बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। समझिए एक बार फिर से, प्रोटीन राइबोसोम का काम समझिए।
राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन को बनाना। अब राइबोसोम क्या करता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। राइबोसोम का कार्य और कि घाव भरने में सहायक होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन, राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन बैकअप एनर्जी सोर्स है जो क्या करता है, आपातकालीन ऊर्जा देता है। लास्ट में जब कोई ऊर्जा नहीं देगा तो प्रोटीन क्या करेगा, ऊर्जा देगा। राइबोसोम दो प्रकार के 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, और 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम लोगों में, मानव शरीर में, जानवरों में कौन सा पाया जाएगा, 80S राइबोसोम पाया जाएगा। और ये कहते हैं जैसे कोरोना वायरस, जीवाणु विषाणु में क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब चलते हैं आगे केंद्रक पर। किस पर, केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस बीच में होता है, केंद्रक, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। यह सबको ऑर्डर देता है। केंद्रक क्या करता है, सबको ऑर्डर देता है कि तुम माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा तू माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना, गल्जी गाय को कहेगा कि तू क्या कर, पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करो। वैक्यूल्स को कहता है कि तू पानी का परिवहन कर। सेंट्रोसोम को जाके कहता है क्या करे, सेंट्रोसोम कोशिका, वहाँ कोशिका मर गई, जाके कोशिका विभाजन कर, नई कोशिका बना दे। इसके बाद देखिए केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक केंद्रक में देखिए, केंद्रक दिमाग जो होता है इसका 90% भाग, क्या 90% भाग प्रोटीन का बना होता है। 90% भाग किसका बना होता है, 90% भाग प्रोटीन का बना होता है। और शेष 10% भाग न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल, डीएनए। 10% भाग किसका बना होता है, डीएनए का। 10% भाग डीएनए का बना होता है। समझिए केंद्रक को, केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक समझिए। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक का 90% भाग केंद्रक जो दिमाग होता है उसका 90% भाग प्रोटीन का बना होता है। 10% भाग डीएनए का बना होता है। 10% भाग किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। और डीएनए कह दें या आरएनए, डीएनए या आरएनए, माने 90% भाग प्रोटीन तो 10% भाग डीएनए या आरएनए का बना होता है। और आगे देखिए केंद्रक की खोज किसने किया था, हाँ केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जो केंद्रक की खोज किए थे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक कोशिका को केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक जो दिमाग होता है उसका 90% भाग प्रोटीन का बना होता है, 10% भाग डीएनए और आरएनए का बना होता है। एक बात यहाँ समझिए, मानव में तो कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। मानव में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो एक बताती है कि पौधों में कोशिका विभाजन कौन करता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेल प्लेट। कौन करता है, सेल प्लेट, सेल प्लेट। कोशिका विभाजन कौन करता है, सेल प्लेट। पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन से पेड़ का कोई हिस्सा कट गया तो उसको भरने का काम कौन करता है, सेल प्लेट। अब आगे आते हैं लाइसोसोम पर। किस पर, लाइसोसोम, लाइसोसोम। यहाँ देखिए यह हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम को देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। देखिए आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। देखिए अगर क्या करें, अगर कभी माइटोकॉन्ड्रिया यह सोच ले कि मैं बीमार हूँ
क्या हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं एनर्जी नहीं बनाऊँगा, मैं एनर्जी नहीं बनाऊँगा। तो ये न्यूक्लियस क्या कहेगा इसको कि तू एनर्जी बना, तो हर क्या काम है, एनर्जी बनाना है। तो ये कहेगा कि नहीं आज हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, हमारा तबीयत सही नहीं है। अब एक आध 2 दिन ये देखेगा कि एनर्जी बना रहा है कि नहीं। आज जब नहीं बनाएगा, इसका मन बढ़ जाएगा, तो ये क्या किसके पास जाएगा, लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम वो कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बना रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा कि इसके पास जाएगा, क्या करेगा, कि लाइसोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ा सा सट के इस पर अपना द्रव छिड़क देगा। क्या करेगा, द्रव छिड़क देगा। इसके बीच में एक द्रव होता है, जिसको द्रव को क्या कहते हैं, इस द्रव को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। द्रव को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिए यल, इसके बीच में लाइसोसोम, इस जो यह द्रव भरा है इसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। यह जाके इस कोशिका के पास क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ा सा छिड़क देगा, ले छिड़क दिया, ले तू मर गया है। माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत मर जाता है। इसके बाद यह न्यूक्लियस फिर इसके पास आएगा, सेंट्रोसोम के पास, कि अरे चाचा मर गिलाऊंगा, चाचा क्या हो गया है, मर गया है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है। सेंट्रोसोम को कहेगा जाके वहाँ पर क्या कर दे, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना दे। क्या बना दे, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना दे। तो इस सेंट्रोसोम क्या करेगा, जाके नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। अब एक बात समझिए, अगर क्या हुआ कि पूरा मिल के माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काई, वैक्यूल्स, राजधानी, सेंट्रोसोम, ER, राइबोसोम, ये सब मिल के एक क्या करते हैं, मिल के सोच लिए कि अब हम काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, ये कहेगा कि हम एनर्जी का परिवहन नहीं करेंगे, ये कहेगा कि पानी नहीं पहुंचाएंगे, ये कहेगा कि हम कुछ का विभाजन नहीं करेंगे, और राइबोसोम को दे कि हम प्रोटीन ही नहीं बनाएंगे। सब स्ट्राइक पर चले गए। क्या हो गए, सब स्ट्राइक पर चले गए। तो न्यूक्लियस सबके पास बारी बारी से जाएगा। अब सबके पास बारी बारी से जाएगा, ये सब काम नहीं करेंगे, तो यह इसके पास जाएगा, लाइसोसोम। कि लाइसोसोम चाचा ये सब काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो लाइसोसोम सबके पास जाने से अच्छा ये समझता है, क्या करता है, सबके पास जाके थोड़ा थोड़ा क्या करे, अपना ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के मारने से बढ़िया खुद को फाड़ देता है। क्या करता है, खुद को फाड़ देता है। लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या कौन करता है, जो अपने से हत्या कर सकता है। जैसे देखते हैं सब लड़के क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं, तो उसको आत्महत्या करते हैं, माने खुद की भी हत्या कर ले। ये काम करता है लाइसोसोम, इसलिए इसका नाम पड़ गया आत्महत्या की थैली। पूरे इस कोशिका को यह ब्लास्ट कर देगा। जब लाइसोसोम खुद को फाड़ देगा तो न्यूक्लियस भी मर जाएगा साथ साथ में, ये पूरा तो मर ही जाएंगे। तब लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं। और इसमें एक बात है, देखो कोशिका क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका की सफाई भी करता है। क्या करता है, कोशिका की सफाई का काम, कोशिका की सफाई का काम करता है। कौन, लाइसोसोम। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो लाइसोसोम क्या करेगा, यहाँ जाके इस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा। अब मरी हुई माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया साफ नहीं। तो ये बताइए कि शरीर में कोई चीज़ मर गया, सड़ने लगेगा तो स्किन पर प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए लाइसोसोम कोशिका की सफाई करता है। जो मरी हुई कोशिकाएं उनको वहाँ से क्या करेगा, खा के हटा देता है। तो लाइसोसोम का मुख्य काम क्या है, आत्महत्या की थैली। यह क्या करता है कि सबको जो काम नहीं करती हैं उनको मारता है और मार के खा जाता है। इसके बाद हाँ, एक बात आती है इसमें, देखिए समझिए ध्यान से। कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बात सोची कि अगर कोशिका में सब रहे या न रहे, कोशिका को जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है, कोशिका को जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए कोशिका को जीवित रहने के लिए, किसको, कोशिका को जीवित रहने के लिए आवश्यक, सबसे आवश्यक कौन सा पदार्थ है, सबसे आवश्यक कौन सा पदार्थ है। तो एक बात समझिए, कोशिका है, इसके अंदर कोशिका द्रव होता है। क्या होता है,
कोशिका द्रव, इधर कोशिका द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस के पास भी खुद का अपना द्रव होता है। न्यूक्लियस के पास खुद का अपना द्रव होता है। न्यूक्लियस के पास खुद का अपना द्रव होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोशिका को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक कौन सा पदार्थ है जिससे कोशिका जीवित रहे। तो इन सब ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने कि इन सब को निकाल दिया। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया, तभी तो कोशिका चल रही है, क्योंकि प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। कौन? प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको निकाल दिया, इस द्रव को ही निकालना शुरू कर दी। क्या कर दिए? ये बताइए कि अगर इसमें कोशिका द्रव न रहे तो ये क्या है, कुल सब जो ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया के सब अपने में लड़ उड़ के मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब अपने में टक्कर खा के मर जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया गाली का ये सब जितने हैं सब आपस में लड़ के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तब इन्होंने सोचा कि इसमें सबसे आवश्यक पदार्थ के इन्होंने इंजेक्शन लगा के एक कोशिका द्रव को ही खींच लिए। क्या कर लिए? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव को ही क्या कर लिए? खींच लिए। फिर खींच लिए तो पता चला कि कोशिका सूख गई। क्या हो गया? कोशिका सूख गई। और जब कोशिका सूख गई तो यह पता चला कि इसमें का माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम सब मर गए, लेकिन ये दोनों बचे थे। अबे ये दोनों क्या होते? बचे थे, क्योंकि न्यूक्लियस का खुद का अपना द्रव है। न्यूक्लियस का खुद का अपना द्रव है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने इसका भी इंजेक्शन लगा के द्रव को क्या कर ली? खींच ली। एक बाद पूरा कोशिका सूख गई, पूरा कोशिका मर गई। क्या हो गई? पूरा कोशिका मर गई। तो जीवित रहने के लिए किसको? कोशिका को। कोशिका को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कोशिका द्रव। कौन द्रव? कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव। कौन द्रव? केंद्रक द्रव। कोशिका को जीवित रहने के लिए कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव रहना आवश्यक है। और इन दोनों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने कह दिया जीव द्रव्य। क्या कह दिया? जीव द्रव्य। तब कोई पूछे कि कोशिका को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक कौन पदार्थ है, तो क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। कौन पदार्थ? जीव द्रव्य। इसके बाद कोशिकाओं को घूमने के लिए, इसको कोशिकाओं को घूमने के लिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिकाएं जाएंगी। देखो यह हो गया कोशिका, कोई एक क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं को घूमने के लिए, कोशिकाओं को घूमने के लिए सिलिया और फ्लैजिला की आवश्यकता होती है। किसकी? सिलिया, फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला कोशिकाओं को घूमने के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? सिलिया और फ्लैजिला। जो देखिए, यह मान लीजिए कोई कोशिका है, इसके ऊपर यह बाल के समान संरचना होती है। क्या होती है? बाल के समान संरचना होती है। इसी को कहते हैं सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला, इसी को कहते हैं सिलिया या फ्लैजिला कहते हैं। इसी के सहारे यह क्या करता है? पूरे शरीर में घूम सकता है। जैसे जीवाणु विषाणु है, वो अभी तो एक कोशिका ही है उनके शरीर पर इस तरह क्या निकला रहता है? बाल के समान संरचना निकली होती है, जो पूरे शरीर में घूम सकते हैं। जैसे ये समझिए कोरोना वायरस था। यह कोरोना वायरस, कोरोना है, कोरोना, इसके ऊपर देखिए फूल के समान संरचना इसे था, निकला था कि नहीं? इस तरह कोरोना के ऊपर ऐसे निकला था। ये कहाँ निकला था? यह जो है बाल के समान संरचना, ये इसी का नाम है सिलिया और फ्लैजिला। इसी के सहारे यह पूरे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। सिलिया और फ्लैजिला के चलते यह पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और शरीर में प्रवेश करता है तो देखिए यह आता है डायरेक्ट सेंट्रोसोम के पास। किसके पास? सेंट्रोसोम के पास आता है, सेंट्रोसोम। और इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। यह क्या करेगा? इस सेंट्रोसोम को घुस के कहेगा कि अरे ये सेंट्रोसोम तू कोशिका हमारी तरह बना। क्या कर? तू हमारी तरह की नई कोशिका बना। और इसको पता नहीं है कि ये क्या है? वायरस है। इसको नहीं पता अभी वायरस है।
क्योंकि जब यह न्यूक्लियस इसको बताएगा कि अरे वो सब कोरोना वायरस से इसको कहाँ लिए बना रहे, तब नहीं यह रुकेगा। तो यह जाता है इसके पास, यहाँ आकर धीरे सा चिपक जाएगा, इससे क्या होगा, धीरे सा चिपक जाएगा। और यह जो है यह निकला हुआ सिलियर फ्लैजेला बहुत अच्छा सुगंध देता है, क्या कहता है, बहुत अच्छा सुगंध देता है, जिसके कारण यह इसके पास आकर यह कह देता है कि तू नया नया क्या बना, कोरोना वायरस बनाओ, या तुरंत धड़ाधड़ कोरोना वायरस बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि सेंट्रोसोम केवल 2 कॉपी करता है, क्या करता है, केवल 2 कॉपी करता है। क्योंकि रंगीन चित्र बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन 2 कॉपी करने में टाइम नहीं लगता, धड़ाधड़ 2 कॉपी करने लगेगा। फिर ये क्या होंगे, 2 कॉपी करेंगे तो ये सब शरीर में धीरे धीरे फैलने लगेंगे, शरीर में फैलेंगे तो ये देखेगा न्यूक्लियस, अरे तो ये कहाँ से सब वायरस आ रहे हैं शरीर में। अब ही जाएगा सेंट्रोसोम, क्योंकि इस न्यूक्लियस को पता है कि सेंट्रोसोम का ही काम है जो नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये जाएगा सेंट्रोसोम के पास और इसको कहेगा, अरे सेंट्रोसोम चाचा ये क्या बना रहे हो, इस वायरस है, ये क्या है, वायरस है। तो अब इस क्या करेगा, यह इसको कहेगा सेंट्रोसोम को न्यूक्लियस कि कोशिका को बनाना बंद कर दे, या कोशिका को बनाना बंद कर देगा। उसके पहले देखें कि बहुत सी कोरोना वायरस शरीर में बन चुके हैं, तो यह न्यूक्लियस इसके पास तुरंत जाएगा, किसके पास, लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास जाके कहेगा कि हमारे शरीर में बहुत से वायरस भर गए हैं, उनको मारना है। तो यह लाइसोसोम क्या करेगा कि देख लेगा चारों तरफ कि कितना दूर में है। अब ज़्यादा दूर शरीर में फैल गए तो पूरे शरीर को थोड़ी ना मारेगा, पूरे शरीर को मार देगा, पूरे शरीर की कोशिका मर गई तो आदमी मर गया। पूरे शरीर में जब कोशिका को मार देगा तो पूरा आदमी ही मर जाएगा। तो अपने आसपास जितना हो, अपने एरिया में, अपने आसपास 10, 12, 15 जोन, वहाँ ही खुद को मार देता है, खुद को क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो वहाँ का पूरा कोशिका के साथ साथ यह कोरोना वायरस भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन पूरे शरीर में अगर फैल गए तो पूरे शरीर को यह लाइसोसोम जगह जगह, पूरा शरीर में लाइसोसोम है, पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह पर है। तो यह पूरे शरीर में ही फट गया तो पूरे शरीर की जब कोशिकाएं मर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आदमी भी मर जाएगा, क्योंकि ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना आंतरिक शोषण करेगा, ना हमको एनर्जी मिलेगी, और क्या हो जाएंगे, पूरा शरीर मर जाएगा। इसलिए यह अपने आसपास के कोरोना वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी हैं मारेगा तो सब अपने आप को फाड़ देगा। तो इसके क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ जितने रहेंगे से ये छोटे छोटे राइबोसोम, न्यूक्लियस, कोरोना वायरस सब मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। अब एक बात समझिए, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम सफाई का भी काम करता है। पहले बताए हैं कि लाइसोसोम क्या करता है, सफाई का भी काम करता है। अब एक बात बताइए, पूरे शरीर में तो लाइसोसोम है, पूरे शरीर में क्या है, लाइसोसोम है। तो बॉडी शरीर की सफाई कर देता है, बॉडी की सफाई कौन कर देता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लेकिन ब्लड में अगर, ब्लड में जानते हैं कि ब्लड 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को 120 दिन के बाद मरना है, क दिन के बाद, 120 दिन के बाद बनना है। तो ये बताइए कि ब्लड में अब जो आरबीसी मर चुके हैं उनकी सफाई कौन करता है, लाइसोसोम नहीं करता। लाइसोसोम तो कोशिका में होता है, सफाई करता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है, ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है सफाई करने के लिए, इसको कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं, प्लीहा। ब्लड में सफाई का काम कौन करता है, प्लीहा। स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन। ब्लड की सफाई कौन करता है, प्लीहा। जैसे 120 दिन के बाद आरबीसी मर गया तो प्लीहा क्या करेगा, सबका अटेंडेंस लेता है। 1, 2, 3, 4 जौन मर गया उसको, तुम खराब हो गया, तुमको शरीर में जाना नहीं है, ये प्लीहा उसको खींच लेगा, अपने तरफ खींच के उसका क्या बना देता है, कब्र बना देता है। क्या बना देता है, कब्र। अब बताइए कि कब्र किसका बनता है, मरे हुए कब्र। जैसे मुसलमानों में कब्र बनता है मरे हुए मुसलमानों का, यह क्या करता है प्लीहा, ब्लड का ही कब्र बना देता है। जो मरी हुई कोशिका हैं उनका कब्र बना देता है। इसलिए ब्लड का कब्रगाह, किसका, ब्लड का कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को। किसे कहते हैं, प्लीहा। प्लीहा को ब्लड का, खून का कब्रगाह कहते हैं। इस क्या कहते हैं,
कब्रगाह। यह क्या करता है प्लीहा कि मरे हुए ब्लड को आरबीसी को क्या करता है अपने तरफ खींच के कब्र बना देता है, अपने यहाँ लेके क्या बना देता है कब्र बना देता है। अब देखिए, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यह कोशिका है, क्या है कोशिका है। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी दो प्रकार के, एक जीव जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का खोज किसने किया था रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक क्या किए थे मरल कोशिका, मृत कोशिका की खोज किए थे, और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद आता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था स्लाइडेन और स्वान। और स्लाइडेन और स्वान ने ये कहते कोशिका सिद्धांत में कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल के बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल के बना है। इसके बाद आता है कि कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है। उत्तक मिलके किसका निर्माण करते हैं अंग का निर्माण करते हैं। अंग छोटे छोटे अंगों के निर्माण से क्या बनता है पूरा शरीर बनता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए आते हैं सबसे बड़ी को, देखो मानव शरीर में नहीं पूरे ऑल इंडिया विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है अंडाणु होता है। क्या होता है अंडाणु, ओवम जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी स्पर्म जो जिसे कहते हैं हिंदी में शुक्राणु मेल में पाया जाता है। और शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है ब्रेन की, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की। कोशिका विभाजन सबसे अधिक किसमें होता है लीवर में, सबसे अधिक लीवर में होता है यकृत में, और सबसे कम किस में होता है ब्रेन में होता है, सबसे कम ब्रेन में होता है। इसके बाद आते हैं क्या कहते हैं कोशिकाओं के अंगों पर। देखिए कोशिका झिल्ली, मान लीजिए ऊपर इस यह बना दिए, इस अंदर वाले भाग को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है प्रोटीन की, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाहर यह जो देख रहे हैं यह वाला, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सेलुलोज की, कोशिका भित्ति सेलुलोज की। और सेलुलोज कोशिका भित्ति सेलुलोज की यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्लांट्स में, यह जीवों में नहीं पाया जाता। सेलुलोज जो यह कोशिका भित्ति है यह मानव शरीर में या जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में केवल क्या पाया जाता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट्स में पौधों में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है ऊर्जा निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं ऊर्जा की फैक्ट्री पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद आता है इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी जो पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन या स्थानांतरण ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा को स्थानांतरित करके पूरे शरीर में फैला देता है। इसके बाद आता है वैक्यूस रसधानी। यह क्या करता है पूरे शरीर में पानी का परिवहन करता है। किसका पानी का परिवहन करना, पूरे शरीर में पानी को जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ क्या करेगा पानी को फैलाएगा। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है कोशिका विभाजन। क्या करता है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जहाँ कोशिकाएं मर जाएंगी, जहाँ पर कोशिकाएं मर जाएंगी वहाँ जाके इनका काम है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ER आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें का एक भाग क्या करता है, एक भाग वसा का निर्माण करता है, दूसरा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है प्रोटीन। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम का एक ही कार्य है क्या करे प्रोटीन को बनाए। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन बनाना, और जहाँ एक चीज़ बनता है उसको फैक्ट्री बोलती है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस पर।
इसको कहते हैं कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसका 90% भाग, इसका 90% भाग प्रोटीन का बना होता है। 90% भाग प्रोटीन का बना होता है और 10% भाग डीएनए, किसका? डीएनए और आरएनए का बना होता है। किसका? 90% भाग प्रोटीन का और 10% भाग डीएनए और आरएनए का से मिलकर बना होता है। इसके बाद आते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह क्या कहता है? जब जो ये कोशिका के अंग, छोटे छोटे अंग है, जब ये काम नहीं करेंगे तो लाइसोसोम उनको क्या कर देता है? जाके मार देता है। लाइसोसोम जाके उनको मार देता है। और जब कोई भी कोशिका काम नहीं करी, कोशिका के अंदर के जो छोटे छोटे अंग है जब काम नहीं करेंगे तो लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। क्या करता है? खुद को फाड़ देता है और पूरे कोशिका को ब्लास्ट कर देता है, पूरे कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसको कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का परमाणु बम। लाइसोसोम जो होता है कोशिका की सफाई भी करता है। किसकी? कोशिका माने कोशिकाओं में सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और ईआर में एक चीज़ छूट गया। ईआर क्या करता है? ईआर को कोशिका का कंकाल कहते हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। एक बात समझिए, इतना तो समझ में आ गया। अगर कोई खूब होमच के मार दिया कहीं पर, तो होमच के मार दिया, एकदम बना के आँखिए पर मार दिया, तो देखते हैं कि आँख का पूरा भाग काला हो जाता है। इसे आँख का पूरा भाग काला हो जाता है। इसका मतलब आँख की जहाँ जितना दूर तक ब्लैक हुआ है, काला कलर का, वहाँ की पूरी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर जाती हैं। वहाँ की पूरी कोशिकाएं मर जाती हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि उसको थोड़ा गर्म पानी और नमक मिला के धोइए। क्या करिए? गर्म पानी और नमक मिला के धोइए। जब उसको क्या करते हैं हम? लोथा, जिसे लोथा मारना कहते हैं, धोते हैं तो वहाँ पर गर्म महसूस होता है। कैसा गर्म महसूस होता है? तो ये सब सोचते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है कि क्या कहता है? स्किन जल रहा है। क्या हो रहा है? स्किन जल रहा है। तो ये पूरा कोशिका वहाँ पर जाती हैं। क्या करती हैं? यहाँ पर जहाँ चोट लगी है वहाँ पर जाती हैं और देखते हैं कि अरे दादा यहाँ तो पूरी कोशिका मर चुकी है। तो जिसका जौन काम है वो वहाँ से करके चली जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा बनाना, जाके उसके अगल बगल ऊर्जा बनाएगा, गोल्गी का ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। जो यह सेंट्रोसोम है कोशिकाओं का विभाजन करेगा, मनुआ मरी हुई कोशिकाओं का क्या करेगा? धीरे धीरे निर्माण करना शुरू कर देगा। और ये जो लाइसोसोम है जाके वहाँ पर जो मरी हुई कोशिकाएँ धीरे धीरे खाने का काम करने लगेगा। क्या करने लगेगा? खाने का काम करने लगेगा। और देखते हैं कि धीरे धीरे घाव सही हो जाता है। लाइसोसोम वहाँ की सभी मरी हुई कोशिकाओं को धीरे धीरे क्या करता है? साफ कर देता है। और सेंट्रोसोम क्या करता है? वहाँ पर धीरे धीरे नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसके बाद देखते हैं कुछ दिन के बाद हमारा घाव क्या होने लगता है? सही हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। जय हिंद।